जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को ही समझकर कर लेते हैं। मिले जुले संकेत ही कहेंगे क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत जो है बिल्कुल मिलीजुली होती हुई देखने को मिल रही है। एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल करीब ½ % की बढ़त के साथ यहाँ पर 10,758 के स्तर आप देखेंगे। वहीं हांगकांग के बाजार में भी आप देखिए करीब 200 अंकों के ऊपर की खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग उसे ध्यान रखिए क्योंकि 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा और डाउ में हमने देखा है भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला और साथ ही 135 अंकों की गिरावट के साथ फिर क्लोजिंग होती हुई दिखी। विदेशी बाजार के संकेत, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन क्या कुछ कह रहे हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं, कोरोना की स्थिति का जायजा भी उनसे लेंगे और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमें बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद रफ्तार पकड़ ली है जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है। ज्यादातर एशिया के बाजार इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। निक्के जापान का बाजार थोड़ा नीचे है इस समय, बट बाकी एशिया के बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। लगभग ½ % ऊपर आपको एसडीएक्स निफ्टी भी दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कल 4 दिन की तेजी के बाद डाउ में हमने गिरावट जरूर देखी, बट काफी सीमित दायरे में ही ट्रेड रहा। एक नैरो रेंज में ट्रेड हुआ वहां पर और आपने देखा कि 135 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में बिकवाली आई और हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते हालांकि थोड़ा रिबाउंड आता रहा है, बट आईटी स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर इस समय बढ़ रहा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स की मिलीजुली चाल रही। मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों ने अपने नतीजों पर रिएक्ट किया और अनुमान से बेहतर थे नतीजे। मॉर्गन स्टैनली में एक उछाल आया, पर बैंक ऑफ अमेरिका में आपने थोड़ा दबाव देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोरोना के मामलों में जो लगातार रिकॉर्ड उछाल हम देख रहे हैं उससे निवेशक जरूर चिंतित हैं क्योंकि इसका इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है उसका अनुमान अब लगाया जा रहा है। पर मिले जुले आर्थिक डेटा की वजह से बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा। जहां तक साप्ताहिक बेरोजगारी दावों का सवाल है तो अनुमान से थोड़े ज्यादा रहे। 13 लाख थे पिछले हफ्ते के बेरोजगारी के दावे, अनुमान 12.5 लाख का था। पर वहीं अगर आप जून की रिटेल बिक्री का ट्रेंड देखें तो वो अनुमान से काफी बेहतर थी। 7.5% की बढ़त देखी हमने रिटेल बिक्री में, अनुमान 5% के आसपास का था। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार, यहां पर भी हमने गिरावट देखी। ईसीबी की कल पॉलिसी आई, उसमें कोई बदलाव नहीं था जहां तक एसेट परचेजिंग या फिर इंटरेस्ट रेट आउटलुक का सवाल है। तो एक तरह से नॉन इवेंट ही रहा मार्केट पर इसकी वजह से करेंसी मार्केट्स में थोड़ा एक्शन हमने जरूर देखा। बिल्कुल सीमित दायरे में है कच्चा तेल। इस पूरे हफ्ते हमने देखा है, हालांकि खबर दोनों तरह की रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, पर एकदम सीमित दायरे में ही था कच्चा तेल। हल्का सा दबाव कल देखा। वहीं डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से हमने देखा कि गोल्ड पर भी थोड़ा प्रेशर आया और 1800 के नीचे गोल्ड फिसला है। बिल्कुल, तो चलिए अमेरिकी बाजार को अगर छोड़ दे तो एशियाई बाजार ने रफ्तार जरूर पकड़ ली है। लेकिन दीपांशु, कोरोना की स्थिति सबसे ज्यादा खराब आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका, ब्राजील और भारत में भी हम देख रहे हैं कि आंकड़ों में बढ़त देखी जा रही है। क्या कहते हैं लेटेस्ट डेटा? बिल्कुल मानसी, और रिकॉर्ड उछाल अब दिन पर दिन आ रहा है। ये तो अब एक तरह से नॉन न्यूज ही बन गई है क्योंकि हम रोज ही देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लगाए जा रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो 2,40,000 नए मामले सामने आए और 5,625 लोगों की मौत हुई है। भारत में कल रिकॉर्ड 35,500 नए मामले थे और 680 लोगों की मौत हुई। तो दोनों लिहाज से आप देखें तो एक रिकॉर्ड ही था भारत में। और अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर 10 लाख से ज्यादा प्रभावित लोग हैं। तो ये भी एक चिंताजनक विषय जरूर है। मरने वालों की संख्या भी अब 25,000 के पार है। 25,600 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 3.5 लाख एक्टिव मामले हैं इस समय और 6,36,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। यूएस में आप देखें तो कल एक रिकॉर्ड उछाल वहां पर भी देखा। 70,000 से ज्यादा मामले कल यूएस में भी आए। 872 लोगों की मौत हो गई है। पर यहाँ पर अब आगे जाकर डेटा पर थोड़ी चिंताएं होंगी, बल्कि जो कल का डेटा है वहां से भी थोड़ी सवाल उठ रहे हैं और आगे जाकर अब यूएस से आने वाले डेटा पर थोड़े सवाल उठ सकते हैं क्योंकि अब तक जो वहां से डेटा आ रहा था वो सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से आ रहा था। पर अब इसकी जिम्मेदारी HHS को सौंप दी गई है, ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज। तो ये गवर्नमेंट का दूसरा आर्म है जो अब कोरोना के डेटा देगा। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि जो सीडीसी का डेटा कलेक्शन मेथड है और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो काफी पुराना है और कोरोना महामारी के से डील करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीडीसी से हटाकर HHS को दी गई है, ह्यूमन एंड
हेल्थ सर्विसेज को दी गई है। पर कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मूव से फिर आगे जाकर आप एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीडीसी का डेटा अगर आप लगातार देखें तो काफ़ी हाई आ रहा है। और ट्रंप साहब ने तो ये भी कहा है कि हम ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा डेटा ज़्यादा आ रहा है जहाँ तक कोरोना मामलों का सवाल है। तो अब इस डेटा ऑथेंटिसिटी पर आगे जाकर सवाल उठ सकते हैं कि कितना ऑथेंटिक डेटा यूएस से आएगा, पर ये एक बड़ा बदलाव है उनके डेटा कलेक्शन में। इसके अलावा वैक्सीन से जुड़ी खबरों के बारे में बात करें तो जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, जिसका फिलहाल इस समय फेज 3 चल रहा है, उनका जो फेज 1 ट्रायल का डेटा है वो आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो इस हफ्ते के एंड तक या फिर मंडे तक ये डेटा सामने आ जाएगा। और जानकारों का कहना है कि ये भी काफ़ी पॉजिटिव डेटा हो सकता है, तो यहाँ पर ज़रूर नज़र रहेगी। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, उनका फेज 1 ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। उनकी वैक्सीन का 1000 लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा, तो वहाँ से भी अच्छी खबर है। और भारत में भी एक और ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है, तो वहां पर भी नजर रहेगी। तो काफी सारे वैक्सीन को लेकर खबरें आई हैं इस हफ्ते, और ये एक और खबर है जिस पर नजर रहनी चाहिए हमारी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वैक्सीन से जुड़ी खबरें या फिर रिकवरी रेट से जुड़ी खबरें तो आती ही रहती है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अब भी कोरोना की स्थिति में निराशा ही हाथ लग रही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देखें। एफआईएस ने कैश मार्केट में 1090 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1660 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से एक बड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है 3998 करोड़ की। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली जरूर है, लेकिन करीब 4000 करोड़ की खरीदारी वायदा बाजार में एफआईएस करते दिख रहे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले ज्यादा उन्हें पॉजिटिव साइड, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली जरूर करे, लेकिन वायदा बाजार में खरीदारी भारतीय बाजार में कर रहे हैं। इन संकेतों को कैसे समझे? भारतीय बाजार के लिए आज की रणनीति क्या होगी? अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में जिस तरह का माहौल देखने को मिला है वो मिला जुला सा है। कमजोरी रही है उतार चढ़ाव के बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कमजोरी। और हमारे यहाँ कल एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद आज नए हफ्ते की सीरीज की शुरुआत होगी, तो मुझे लगता है हल्की तेजी के साथ, हल्की मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना है। एफआईएस के डेटा कैश मार्केट में भले ही मजबूत दिख रहे हैं, वायदा कारोबार में भी उतने दमदार नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फीचर्स उन्होंने बेचे हैं। स्टॉक्स में खरीदारी है लेकिन छोटी है, सिर्फ ऑप्शन की खरीदारी है, तो वो आंकड़े उतने दमदार है नहीं। तो ऊपरी स्तरों पर एफआईएस की बिकवाली की वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुक दबाव आपको जरूर रहेगा, तो वो एक बड़ा ट्रिगर है। घरेलू फंड्स ने फॉर चेंज बड़े दिनों बाद अच्छी खरीदारी की है 1660 रुपए के, तो आप ये कह सकते हैं थोड़ा सपोर्ट निचले स्तरों पर वहां से आने की संभावना है। हफ्ते का आखिरी दिन है, तो बहुत ज्यादा मैं उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी कम होना चाहिए जो पिछले कुछ दिन में हमने देखे उसके मुकाबले में। तो नीचे की तरफ आप देखिए 10,575, 10,625 ये वो रेंज है जहां पर अच्छा सपोर्ट बाजार लेने की कोशिश करेगा। तो 10,600 के आसपास सपोर्ट काफी बेहतर है। ऊपरी स्तर पर 10,800, 10,850 तक जाने की कोशिश हो सकती है, और उसको पार किया तो 10,900 तक, हालांकि वहां की संभावना कम है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,000, 21,200 बैंक निफ्टी पर नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 21,850, 21,950 यानी कि 22,000 के पार जाने में मुश्किल होगा। तो 21,000, 22,000 की बड़ी रेंज है 1,000 पॉइंट की, जिसमें बैंक निफ्टी भी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज आज भारतीय बाजार के लिए आपके सामने है। आप देखिए, अब निफ्टी में अगर सपोर्ट जोन्स की बात करें 10,575 से 10,625 के सपोर्ट जोन्स देखने को मिलेंगे, वहीं 10,800 से 10,850 की ऊपरी रेंज है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,000 से 21,200 के सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे, वहीं 21,850 से 21,950
तक की ऊपरी रेंज है। 22,000 के नीचे ट्रेड देखने को मिल सकता है। एक बड़ी रेंज 21,850 से 22,000 है, जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो क्लियरली आप देखिए उतार चढ़ाव के बीच हमने कल वीकली एक्सपायरी भी होती हुई देखी, और इसीलिए आज के सत्र में, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, जैसे अनिल जी बता रहे हैं कि ट्रेडिंग रेंज को बिल्कुल मानकर चलें, ट्रेडिंग रेंज का बिल्कुल ध्यान रखें और इन रेंज को एकदम से समझ के जो अपडेट्स इसमें आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन चलिए खबरों के चलते कौन से शेयर्स एक्शन में रहेंगे ये भी जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले शुरुआत ट्रिगर्स या इवेंट से करते हैं। आज पीवीआर और टाटा सन्स इन दोनों पर नजर रखें। पीवीआर आज से इनकी जो राइट इश्यू है वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे, आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। और इसके अलावा टाटा सन्स पर आप नजर रखें, क्योंकि टाटा सन्स की आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। आज सारे जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं इन पर आज एक्शन देखने मिल सकता है। कोरोना के चलते बैलेंस शीट पर किस तरह से असर होगा, इसके चलते क्या एक्शन लेना, और साथ ही पूंजी निवेश पर आज बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, इसके नतीजे आए थे। नतीजे इस बार थोड़े से कमजोर इसलिए आए क्योंकि जो प्रोविजनिंग है वो कंपनी ने थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी है, और साथ ही आप देखिए इस बार जो ब्याज से आए इसमें करीब 10% तक की गिरावट देखने मिली है। जो मुनाफा है वो 73% तक घटता हुआ दिखा है इस तिमाही में, लेकिन असेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार जरूर देखने मिला है। GNPA जो है 5.36% से बढ़कर 5.24% पर आते हुए दिखे। नेट NPA में भी सुधार हुआ है, 2.28% पिछले तिमाही में थे और इस बार 1.71% पर नेट NPA आते हुए दिखे। साथ ही मैनेजमेंट का कहना था कि जो मॉरिटोरियम बुक है रिटेल में वो कम होती हुई दिखी है। 79% थी मार्च में, वहां से घटकर अब 44% पर रह गई है। और साथ ही इनकी जो कलेक्शंस हैं इसमें इस बार काफी अच्छी रिकवरी जरूर आती हुई दिखी है। प्रोविजंस इन्होंने बढ़ा दिए हैं। साथ ही LTTS, इसके भी जो नतीजे हैं ये थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे थे। जो आय है करीब 10% तक कम होते हुए दिखी है। डॉलर से आय में करीब 12.5% तक की गिरावट देखने मिली थी, और साथ ही जो मार्जिन हैं वो इस बार कम होते हुए दिखे हैं। 15% से घटकर इस बार 12% पे कंपनी ने मार्जिन क्लॉक इन किए हैं। अन्य आय से थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखा था पिछले तिमाही में, इस बार अन्य आय थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, और इसी के चलते आप देखिए मुनाफे में करीब 42% तक की गिरावट इस तिमाही में देखी है। साथ ही कंपनी का ये भी कहना था, कंपनी ने ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। ये जो डील है करीब $2.5 करोड़ तक की होती हुई दिखेगी, अक्टूबर तक की खत्म होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा साइन पर आप नजर रखें, इसकी जो आंकड़े हैं थोड़े से मिक्स आते हुए दिखे थे। जो आय है इसमें 8% तक की गिरावट देखने मिली थी। डॉलर से आय में करीब 12.5% तक की गिरावट है, और मार्जिन आप देखें 4% से बढ़कर 5% के आसपास आते हुए दिखे। तो यहाँ पे मार्जिन या कामकाजी मुनाफे में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखने मिली है। साथ ही येस बैंक, इसका जो FPO है, इसके कल की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि जो FPO है इसमें करीब 48% का सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेल में ज्यादा आकर्षक नहीं दिख रहा है, केवल 19% ये हिस्सा भरता हुआ दिखा है कल की ट्रेडिंग सेशन में। और आज आप देखिए येस बैंक के FPO का आखिरी डेट है। एग्रोटेक, इस पर नजर रखें, जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला और रेखा झुंझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। 5.75% से घटाकर 5.14% अब हिस्सा होल्ड करते हैं। ऐसे प्रूडेंशियल, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.39% हिस्सा खरीदा था जून के तिमाही में, ये इनकी शेयर होल्डर डिटेल्स में सामने आता हुआ दिखा है। उनकी जो FPI की होल्डिंग है 13.3% से बढ़कर 15% हो चुकी है। और आखिर में PTC इंडिया पर नजर रखें, जहाँ पे PTC फाइनेंशियल में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सा बेचने के लिए कंपनी ने बोलियां मंगाई है। 31 जुलाई तक खरीदार अपनी बोलियां लगा पाएंगे। 65% हिस्सा होल्ड करते हैं, तो इसमें कंट्रोलिंग हिस्सा बेचने की योजना कंपनी की तरफ से, और इसी के चलते आज ये सारे स्टॉक्स पर आप नजर रखें। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास शो बाजार आज और कल में VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए उसे भी देख लेते हैं। ये जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ उसका नाम है सिप्ला, और यहाँ पे मैं सलाह दूंगा 680 का कॉल लेने के लिए 20 रुपए 90 पैसे पे, जो लास्ट क्लोजिंग थी इसके आसपास आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 16 रुपए रखें और टारगेट रहेगा 30 रुपए का। और ये जो लेवल है ये अब दर्शाता ये है कि यहाँ से काफी नए लेवल्स और ऊंचे आने के चांसेस इसके अंदर हैं, बिकॉज बहुत अच्छी जगह पे ये जा रहा है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं जहां पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। हमारे पास आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से कंसाइन नेरोलैक पर खरीदारी की राय आई है। 475 के टारगेट्स को यहां पर आप ध्यान में रखकर चलें। 445 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही चॉइस ब्रोकिंग की राय ग्लेनमार्क पर है। कैश मार्केट में खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। यहाँ पर टारगेट जो है 440 के आप माने 412 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाकर चल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा। और अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अभी भी खरीदारी करके चलने का सलाह होगा, पर ये जो कल रिकवरी आया था मार्केट में, एकदम एंड सेशन में जो रिकवरी आया था वो आज भी मेंटेन होना चाहिए। पर ओवरऑल निफ्टी का जो दायरा है 10,600 से 10,800 के बीच में है, तो अगर बहुत ज्यादा गैप से नहीं खुलता है तो बेहतर है। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि अगर इंट्राडे में छोटा मोटा करेक्शन मिलता है तो उसी डिप को यूज करना पड़ेगा, उसी करेक्शन पे यूज करना पड़ेगा खरीदारी करके चलने के लिए। 10,600 का सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा। 10,560 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और टारगेट के लिहाज से वो जो रेंज का जो अपर बाउंड्री है 10,750 से 800, वही मैं पहले दे रही हूँ, क्योंकि 10,800 क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा निफ्टी तो ही इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो मानसी 10,800 का ही रेंज पकड़ के चलिए, उसी के आसपास रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। दूसरा जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 21,200 से 21,100 के बीच में। 21,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उससे नीचे स्टॉप लगा के कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 21,650 से 21,750 का ही हाई मैं देख रही हूँ, क्योंकि 21,800 क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा तो बैंक निफ्टी भी वापस से बुलिश हो जाएगा। नहीं तो ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है वही मेंटेन होना चाहिए। ओवरऑल 21,000 के नीचे स्टॉप लॉस में मेंटेन करने के लिए कहूंगी, और स्टॉप लॉस और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा मानसिक। बिल्कुल। और सनी साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज टॉपिक्स आप कौन सी देने वाली हैं? स्टॉक स्पेसिफिक मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने का सलाह होगा। करंट लेवल पर खरीदारी करना है या डीप में खरीदारी करना है। 1095 यही होगा स्टॉप लॉस। टारगेट होगा 1155 और 1175। ये इंट्राडे का टारगेट मैंने दिया है, पर मेरा स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो मैं नेक्स्ट वीक तक भी होल्ड करने का सजेशन दे रही हूँ। और मेरा दूसरा होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसमें 600 के ऊपर कल का क्लोजिंग आया था। 595 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 617 का पहला टारगेट और 622 का दूसरा टारगेट के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवेल को खरीद कर चलना है। बिल्कुल सनी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा कि आईटी स्पेस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके अलावा फार्मा स्पेस में भी खरीदारी रही और निजी बैंकों में भी तेजी के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आज आप कैसे देख रहे हैं? एक्शन कहां पर दिखेगा? इनफैक्ट मानसी, सेक्टर स्पेसिफिक कल मैं आईटी में थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देख रही थी, तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए तो ये सेक्टर आज शायद उतना लीड नहीं करेगा, इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट आईटी मेजर्स को देखो, इन्फोसिस, सीसीएस सारे में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ गया था, तो आज वापस से आईटी सेक्टर चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर फार्मा में नया तेजी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में हो सकता है कि आज बाइंग बनेगा। लोअर लेवल से कई सारे स्टॉक है जो जिसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली सिप्ला और ये जो ग्लेनमार्क का कॉल अभी मिला, इसमें भी मुझे लगता है कि खरीदारी करके जाना चाहिए। और सिप्ला, लुपिन, इसमें तो वापस से तेजी देखने को मिला है कल का सेशन में, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर, इसमें से कोई स्टॉक्स होगा इस सेक्टर में जो आज परफॉर्म करने वाला है। पर आईटी सेक्टर में ओवरऑल मैं प्रॉफिट टेकिंग। ऑलराइट सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली खरीदारी की राय सिमी की तरफ से मुथूट फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। आज आखिरी सत्र है इस वीक का और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बुलियन काउंटर में आते हुए हम देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में सेल करके चलना चाहिए 48,780 के लेवल पे। 48,550 का यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,900 रुपीज का।
ओके, तो क्लियरली गोल्ड पर ये राय आती हुई, लेकिन साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर भी वंदना आपसे राय जानना चाहेंगे। लेड, जिंक और कॉपर तो फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे थे कल के सत्र में, खरीदारी जरूर हम देख रहे थे, लेकिन निकल और लेड यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। एल्यूमिनियम में भी लाल निशान के साथ ट्रेड। बेस मेटल्स को आप आज कैसे देख रही हैं? जी मानसी, बाकी बेस मेटल्स काउंटर में मुझे लग रहा है कि जो बाकी कमोडिटीज हैं उसमें थोड़ा सा दबाव यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है बहुत स्ट्रांग है, इसे और स्ट्रांगर होने की उम्मीद भी है। यहाँ पे लोगों को फियर है एक मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो प्रेशर है वो रहेगा। निकल भी मुझे लग रहा है कि दायरों में कारोबार कर सकता है, लेकिन मुझे कॉपर में लग रहा है, क्योंकि कॉपर में अभी डिमांड थी काफी चाइना से, और साथ में वहाँ पे जो चाइल्ड में इसका जो सबसे बड़ा माइंस है वहाँ पे कोडाल्को में फुल लॉकडाउन की स्थिति है वहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हैम्पर होगा जो भी इसका प्रोडक्शन साइकिल है। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी ऐसी है, ये हल्का मुनाफा आज यहाँ पे देख सकती है बाइंग में। तो कॉपर को 495 पे बाय करके 501 का टारगेट रखना चाहिए, 492 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल वंदना, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा रुख करते हैं एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो किन शहरों पर एफआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर, बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए, सीएलएसए ने 4 स्टॉक्स पर रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले देखिए टोरेंट फार्मा, यहाँ पर एक बड़ा अपग्रेड आते हुए दिखा, आउट परफॉर्म से रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय दी गई है। लक्ष्य दिया 2920 रुपये का, 2405 कल की क्लोजिंग है। साथ ही अगर आप देखें तो आज हम देख रहे हैं काफी दिनों से कि एफएमसीजी स्टॉक्स भी बढ़िया एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स पर भी सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 715 रुपये के लक्ष्य ले, 697 कल की क्लोजिंग है। ओवरऑल रियलिटी सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 395 रुपये के लक्ष्य के लिए, 362 कल की क्लोजिंग है। और मारुति पर भी देखिए सीएलएसए की एक नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 4700 रुपये के लक्ष्य के लिए, 5874 कल की क्लोजिंग है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जहां पर एफआईआर का एक्शन देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।